गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके सामने राममिलन आपके समक्ष जो विषय हिंदी प्रचार का पाठ अहमदनगर का किला लेकर उपस्थित हूँ। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा वो ये बताया जाता है कि किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो 9वीं जेल यात्रा थी, जिसमें उन्होंने एक बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, उसमें क्या क्या उन्होंने वर्णन किया है और किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर दिन बिताए, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा, जो कि एक कहानी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। और आशा ये है कि आप इसको पढ़ेंगे और उसमें जो कुछ भी आपको तथ्य मिलते हैं आप उनको अपने जीवन में या आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में उसको जोड़ेंगे और उसको समझेंगे। तो ये जो बुक है हमारी क्लास 8 की कक्षा 8 की भारत की खोज, इस बुक को हम आज पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो वो अपनी पुत्री के लिए वहाँ से पत्र लिखते थे, जिससे उन्हें इनकरेजमेंट मिलता था, उन्हें प्रोत्साहन मिलता था और वो उन्हीं के उसमें इंस्ट्रक्शंस पे चलती रही और आगे बढ़ी, उन्होंने अपना भी जीवन अच्छा बनाया। तो हम पढ़ते हैं, लाइन बाई लाइन आपसे पढ़ेंगे और आप लोग भी अपनी बुक्स में देखेंगे। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। इसमें क्या है, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो बहुत ही फेमस किताब है भारत की खोज। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। उनका कहने का मतलब ये था कि ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी और उन्हें यहाँ पर आए हुए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। यानी कि जो दूज का टाइम होता है वो उस टाइम में जेल में गए थे और उन्होंने ये बताया कि जब आप जानते हैं दीपावली का जब समय आता है उस टाइम पे अंधेरा हुआ करता है और दूज भी आती है, तो उस टाइम में वो जेल में गए थे। तो उन्होंने लिख रखा है कि वो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने उनका स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। यानी कि जैसे ही शुक्ल पक्ष आता है उन्हें मालूम चल जाता है कि उनके कारावास का 1 महीना और बीत चुका है, यानी कि वो अभी जेल में है, कारावास में है और उनका एकमात्र सहारा है वो है चांद। और उसी चांद को समझकर वो ये पता लगा लेते थे कि उनका 1 महीना बीत चुका है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। देखो, चांद मेरे बंदी जीवन का मतलब ये है कि जो उनका जेल में या कारावास में जो उनका जीवन है उस समय का एक सहचर, स्थायी सहचर रहा है। इसका मतलब एक साथी रहा है, एक ऐसा साथी जिसने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। क्यों इस बात की याद दिलाता है? क्योंकि जब चांद आता है और उसके बाद क्या होता है, एक समय ऐसा भी आता है जब अंधेरा होता है और उस अंधेरे के बाद में फिर से चांद आता है। यानी कि वो ये जानते हैं कि आज जो हमारा ये बुरा वक्त है, आज हम इस कारावास में हैं, कभी न कभी हम यहाँ से जरूर मुक्त होंगे और हम भी इस दुनिया को सही से फिर से संवारेंगे, फिर से देखेंगे। उनका कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि ये जो चांद है ये हमारे अंधेरे जीवन का एकमात्र सहारा है और ये हमें ये याद दिलाता है कि हर अंधेरे के बाद में उजाला होता ही होता है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। यानी कि वो बताया जा रहा है 9वीं जेल
बागवानी का काम किया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी। मिट्टी कैसी थी? बहुत खराब थी, पथरीली थी, है ना, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई, है ना। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसीलिए अतीत में इसमें कई युद्ध और राजमहलों की सुलभ संधियां देखी हैं। यानी कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी से उन्होंने ये पता लगा लिया कि यहाँ पे बहुत युद्ध भी हुए हैं और राजमहलों की दुर्लभ संधियां भी हुई हैं। यानी कि कभी झगड़े हुए हैं तो कभी आपस में मिले भी हैं और बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। यहाँ का जो इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री है यहाँ की, वो बहुत पुरानी नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। यानी कि अगर यहाँ की घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाए तो वो घटनाएं इतनी अहम नहीं हैं, इतनी अहमियत नहीं रखती हैं, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो एक घटना है वो याद की जाती है आज भी, और वो घटना क्या है? यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। यानी कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला थी जिसके एक साहस की कहानी को बताता है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध, यानी कि इसमें बोल रहा है कि चांद बीबी नामक जो सुंदर महिला है उसने अकबर की इस किले की रक्षा के लिए अकबर शाही सेना के विरुद्ध में, अकबर की सेना के विरुद्ध में हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। यानी कि उसने भी अपनी एक सेना बनाई थी, उस सेना को किसके खिलाफ में लड़ने के लिए? अकबर की सेना के खिलाफ में लड़ने के लिए। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों में थी। यानी कि अंत में चांद बीबी नामक जो सुंदर महिला थी उसकी हत्या उसके ही अपने किसी आदमी के द्वारा कर दी गई थी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुलबंदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। यानी कि खुदाई के दौरान वहाँ पर उन्हें क्या मिले? प्राचीन दीवारों के हिस्से, पुरानी जो दीवारें थी, पुराने जो महल थे, उनकी दीवारों के हिस्से मिले, गुलबंद मिले, इमारतें मिली। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए साधन थे। वो ज़्यादा खुदाई नहीं कर पाए वहाँ पर। अगर वो ज़्यादा वहाँ खुदाई करते तो उन्हें निश्चित तौर पर बहुत कुछ मिलता, इसलिए वो नहीं कर पाए क्योंकि जेल में ना तो उनके पास साधन थे उसको और काम को आगे बढ़ाने के लिए, ना ही उनके पास अनुमति थी। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली थी। वो जानते थे कि इससे कुछ अब होना नहीं है, क्योंकि वो कितना खोज सकते हैं, कितना और पता लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों की अनुमति नहीं है। ऊपर से ये और है कि उनके पास साधन नहीं है, तो उन्होंने कुदाल को छोड़कर कलम उठा ली और उन्होंने जो अपना सफर तय किया वो आगे इसमें प्रस्तुत है। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता, मैं अपने कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, यानी कि जो कुछ भी उनके वर्तमान में चल रहा है वो अपने कर्म के माध्यम से उसको हिस्सा बनाना चाहते हैं अपने जीवन में, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। तब तक वो नहीं लिखना चाहते, वो झूठ की कहानी नहीं लिखना चाहते, वो एक सच्ची कहानी लिखना चाहते हैं जिससे कि जीवन में, उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं वो उन पंक्तियों के माध्यम से उकेरा जाए, ताकि जब भी कोई उस बात को पढ़े और समझे तो उसे भी ये पता चले कि जो कुछ भी हुआ उनके ये जीवन में सत्य रहा। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। वो बता रहे हैं कि वो पैगंबर की तरीके से अपनी फिलहाल भविष्य की कोई भी बात नहीं लिख सकते हैं, उसमें बचा रहता है अतीत यानी पुरानी बातें, जो कुछ भी बीत गया है वो अतीत है। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी उनका बीत गया है समय, वो उसको भी नहीं लिखना चाहते हैं। वो एक इतिहासकार की तरीके से, जैसे इतिहासकार का काम होता है कि जो अतीत में हो चुका
चुका होता है उसको लिखना वो उसकी तरीके से इतने विद्वानपूर्ण नहीं है, ना ही उनके पास ऐसी कोई शैली है जिसके माध्यम से वो उसको लिखते हैं। मैं पहले ही की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। उनका ये कहना है कि मैं आज भी अभी भी जो कुछ भी हमारे वर्तमान में, हमारे निजी जीवन में, हमारे कर्म के आधार पर हो रहा है, मैं अपने उन निजी अनुभवों को इसमें लिखूँगा, उन निजी विचारों को, क्रियाकलापों को जो वो करते हैं उसको लिख सकते हैं। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। कहने का मतलब ये है, एक गेटे थे, उन्होंने ये कहा था कि इस तरह का इतिहास, जिस तरीके का इतिहास जो है वो लिखना चाहते हैं, अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अगर आप इस प्रकार का इतिहास, जैसे जो आपकी बातें बीत गई हैं, जो कुछ भी आपने कष्ट उठाए हैं, अगर आप उनको लिखना चाहते हैं तो आप लिख भले ही दें, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। और अगर आप उसको नहीं लिखना चाहते हैं तो वो आपको एक राहत मिलेगी आपको उससे, कि कहते हैं ना, छाया मत छूना मन होगा दुगना, यानी कि जो कुछ भी अतीत की बातें हो चुकी हैं उनको अब टच मत करो, उनको अब याद मत करो, क्योंकि याद करोगे तो आपका मन दुगना दुखी हो जाएगा। अतीत का बचाव। अब अतीत के बचाव में क्या है, अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। दबाव चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही तरीके से नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। ये उनके लिए ये दबाव बड़ा दम घोटू हो जाता है जिनकी सभ्यताएं पुरानी हैं। सपोज कीजिए, आप कल्पना कीजिए, आपको उठा के यहाँ से किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाया जाए जहाँ पे और भी ज़्यादा वातावरण जो है सशक्त है, उस जगह पे आप दबाव में रहेंगे और वो दबाव आपके लिए दमघोटू हो सकता है। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं, जैसे भारत और चीन की सभ्यताओं के बारे में इसमें बात की गई है। आखिर मेरी विरासत क्या है? उन्होंने कहा कि आखिर मेरी पूंजी क्या है, हमारी विरासत क्या है, मुझे क्या मिला है, अपने पूर्वजों से मुझे क्या मिला है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, मेरे पास क्या है, मैं किन बातों में अपना रौब जमा सकता हूँ। क्या उन सब जिसे मानवता के दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया गया, यानी कि क्या मैं उन बातों को दोहरा सकता हूँ जो मानव सभ्यता के 10,000 साल पहले उसको अपनाया गया था, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं, क्या मैं उन सभ्यताओं के बारे में लिखूं, क्या मैं उन सभ्यताओं के बारे में चला जाऊं जो पुरानी मानव सभ्यताओं में हुए, जहाँ पे वीर पुरुष हुआ करते थे, उन्होंने नए नए हैरत अंगेज कारनामे किए, क्या मैं उनके बारे में लिखूं जो कि आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, मैं इस सब का वारिस हूँ, इकलौता वारिस हूँ, ठीक है। साथ ही उस समय भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है, उस समय का भी जब पूरे मानव जाति की साझेदारी भी है, यानी कि पूरा मानव जाति जो है उसमें शरीक रहता था। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, यानी कि वो अब इंडियन होने का, एक भारतवासी होने का अपना फर्ज बता रहे हैं कि हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात होती है, यानी कि जो कुछ भी उन्हें पूर्वज लोगों से मिला है, पैतृक है उनका, उसमें क्या एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, जो कि एकदम से अलग नहीं है, लेकिन क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। उन्होंने कहा है, भारतवासियों के लिए कहा है कि हम भारतवासियों की एक खास बात ये है कि कुछ चीज़ें विरासत में ऐसी हैं जो कॉमन है, एक जैसी हैं, वो अलग नहीं करती हम लोगों को, इसीलिए तो हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों से भी एक बात जो होती है हम सब लोगों पे लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, जो कि हमारे खून में है ना, मांस में, वो
समाई हुई है। क्या इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और इसी विशेषता की वजह से ही आज हम वर्तमान में इकट्ठे हैं, एक साथ हैं और हमारा भावी रूप बनेगा भी और हमारा जो आने वाला भविष्य है वो भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान से इसे लागू करने की एक बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की है और वो चाहते हैं कि भारत की विरासत को एक साथ मिला दिया जाए, लोगों को एक साथ मिला दिया जाए ताकि वो एकजुट होकर कार्य करें। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ और वो इसी के बारे में लिखना चाहते हैं। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है, यानी कि वो कहते हैं कि मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो विषय काफ़ी कठिन है। लोगों के बारे में लिखना, लोगों के मनोभावों को जानना और उन्हें पंक्तियों के माध्यम से एक पेज पर लिखना, एक कागज पर लिखना, ये विषय उनका बहुत ही कठिन और जटिल है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसे स्पर्श ही कर सकता हूँ। उन्हें लगता है कि मैं इसको लिख नहीं सकता, मैं सिर्फ इसे स्पर्श कर सकता हूँ। यानी कि इस जो आपका चैप्टर था, जो आपका पाठ है अहमदनगर का किला, उन्होंने इसमें ये वर्णन किया है कि जब उनकी ये 9वीं जेल यात्रा थी, जब वो उस जेल में गए तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्यारियाँ बनाने के लिए थी। यानी कि वो हर जेल की तरीके से उसमें भी क्यारियाँ बनाना चाहते थे, लेकिन वो क्यारियाँ और कितनी बनाते, उन्हें खुदाई करने का उनके पास ना कोई साधन था और ना ही अधिकारियों की अनुमति थी। इसीलिए उन्होंने बाद में कलम उठा ली और लिखने के लिए जब उन्होंने सोचा तो उन्हें लगा कि मैं क्या लिखूँ, मैं किन के बारे में लिखूँ, अपने अतीत के बारे में लिखूँ या भारतीयों के बारे में लिखूँ। तो उन्होंने सामूहिक तौर पे जो लिखना चाहा वो ये लिखना चाहा कि भारत की विरासत में जो लोगों को जो पैतृक तौर पे जो एक कॉमन सी चीज़ें मिली हुई हैं, हम उनके बारे में लिखेंगे। बाद में उनके माइंड में, बाद में उनके मस्तिष्क में ये विचार भी आया कि जो कुछ भी वो लिखना चाहते हैं वो जटिल है, उसको वो नहीं लिख सकते, लेकिन उन्हें लिखना ही है, वो लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये जो चैप्टर है अच्छा लगा होगा और आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लगेगा कि आपको कुछ अलग है, लेकिन जब आप इसके अंततम बिंदु तक पहुँचेंगे तो रियल में आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।